हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी का लेक्चर नंबर 23। और इस लेक्चर में हम लोग जो देखेंगे वो आपका चैप्टर नंबर 11 रहेगा। और जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है आपका एनसीईआरटी और क्लास है ये 11th का। और नाम है उसका भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत। ठीक, एनसीईआरटी का नाम है। और अब तक हम लोगों ने कितना 10 चैप्टर यानी कि 22 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। और इसके अलावा जो एप्लीकेशन है उस पर भी हमने प्रोवाइड करा दिया है। तो एप्लीकेशन पे कैसे आपको जाना है, आप प्ले स्टोर पे जाके ये सर्च कर लीजिएगा जीएस बाय दिवाकर सर, आपको मिल जाएगा। ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर के नाम से पहले भी जो है प्रिपेयर कराया गया था, वो है उस पर बनवाया गया था, तो और उसको हटवाया जा रहा है तो वो हट जाएगा, तो आपको केवल यही एक ऐप दिखेगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल आपको ये सर्च करना पड़ेगा। तो आपको जो दिखेगा उस ऐप को डाउनलोड करिए, अपना मोबाइल नंबर डाल के इनरोल कर लीजिए। और जो ही आप इनरोल करेंगे स्टडी मटेरियल में, यहाँ पे एक तरफ आपका स्टडी मटेरियल पीडीएफ रहेगा। यहाँ पे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिख जाएगा, वीडियो दिख जाएगा। ठीक है। तो आप वीडियो में जाइएगा, वहाँ पे ढेर सारे वीडियोज़ हमने अपलोड किए हैं जो आपके केवीएस और एनबीएस या यूजीसी नेट के पर्पज़ से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके अलावा यदि हमारे पेड बैचेस से आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। ठीक, 8318011238। इस पे आप व्हाट्सअप करके, यहाँ पे आपका देखिए यूजीसी नेट का है, टीजीटी पीजीटी है, और आपका जो है यूपीएचईएससी का भी बैच यहाँ पे चल रहा है। ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग आते हैं टॉपिक पे। और ये लेक्चर नंबर आपका कौन सा है, 23 है, चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर का नाम है वायुमंडल में जल। और यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा जूम कर दें, एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखते चलेंगे। ठीक है। यहाँ पे देख दिया है कि जलवाष्प के बारे में हमने पढ़ ही लिया है। वायुमंडल के आयतन में 0 से लेके 4% तक जो ये भिन्नता पाई जाती है जलवाष्प की। मौसम की परिघटना में इसका महत्वपूर्ण योगदान भी है। जल वायुमंडल में 3 अवस्थाओं में गैस, द्रव, ठोस, 3 रूपों में उपस्थित होता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न आपसे यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि जल कितनी अवस्थाओं में वायुमंडल में विद्यमान है। तो आपको ये ध्यान रखना है किन किन अवस्थाओं में है आपका। ये आपका है गैस, गैस यानी कि जलवाष्प के रूप में। द्रव के रूप में आप जान ही रहे हैं, पानी जो आपका है। ठीक है। इसके अलावा ठोस जो बर्फ है आपका किस रूप में है, बर्फ, ये ठोस रूप में है। ठीक है। वायुमंडल में आर्द्रता जलाशय से वाष्पीकरण और पौधों में वाष्पोत्सर्जन से प्राप्त होती है। तो आर्द्रता कहाँ से प्राप्त होती है, जलाशय से जो वाष्पीकरण होगा यानी इवेपोरेशन होगा सन के द्वारा, और पौधों में वाष्पोत्सर्जन होगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब आपका वाष्पीकरण क्या है, जलाशय से जल का वाष्प में बदलना, तो आपका क्या हो गया, वाष्पीकरण हो गया। यही यदि हम लोग बात करें कि जलाशयों का जो पौधे हो गए, ठीक है, वृक्ष, इनकी पत्तियों से जो आपका जल वापस वायुमंडल में जाएगा यानी आर्द्रता के रूप में, इसे क्या कहते हैं, ये आपका वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है। इस प्रकार वायुमंडल, महासागरों और महाद्वीपों के बीच जो है जल का लगातार आदान प्रदान जो है वाष्पीकरण के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, संघनन और वर्षा की क्रिया द्वारा ये होता रहता है। ठीक है। हवा में मौजूद जलाशय को क्या कहते हैं, सॉरी, हवा में मौजूद जलवाष्प को क्या कहते हैं, ये आर्द्रता कहते हैं। ठीक। तो आर्द्रता की एकमात्र ये परिभाषा हो गई एक लाइन में। ठीक है। और भी परिभाषाएं, ऐसा नहीं कि ये की है, लेकिन इससे क्या होगा कि ये आप जो है इस परिभाषा को
इंटरव्यू वगैरह में आसानी से इसको बता पाएंगे, और ये परिभाषा भी अच्छी है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो दिया गया है कि मात्रात्मक दृष्टि से इसे विभिन्न प्रकार में व्यक्त किया जाता है। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लाइन। ठीक, मात्रा की दृष्टि से, मात्रात्मक दृष्टि से अलग अलग प्रकार में व्यक्त किया जाता है, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। यह हवा के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का वजन है। इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये भी आपका प्रश्न पूछा गया, किसमें? ग्राम प्रति घन मीटर। ठीक, इस तरह से आपका ये निरपेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। और क्या होती है ये? हवा के प्रति इकाई, यानी एक इकाई हवा के आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ये आपका वास्तविक मात्रा को, जलवाष्प की जो वास्तविक मात्रा है उसको प्रदर्शित करती है। कौन करती है? निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक है, हवा द्वारा जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरह से तापमान पर निर्भर करती है। निरपेक्ष आर्द्रता पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों में अलग अलग होती है। ये प्रश्न देखिए आपका पूछा गया है, और ये भी पूछा गया इसकी परिभाषा निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है, इसलिए आप इसको पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ इसको, इसको आप देख लीजिएगा। हवा के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प। ठीक, आगे देखिए, हवा द्वारा जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरह से किस पे डिपेंड करती है? तापमान पे निर्भर करती है। निरपेक्ष आर्द्रता पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों में अलग अलग होती है। ध्यान रखिएगा, ये निरपेक्ष आर्द्रता कह रहा है यहाँ पे कि ये पृथ्वी के स्थानों में, अलग अलग स्थानों पे क्या होती है? अलग अलग होगी। दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को क्या बोलते हैं? सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। ठीक, यदि कोई टेम्परेचर दिया गया है, इस पे पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में जो आर्द्रता है उसकी जो प्रतिशत मात्रा है उसी को क्या बोला जाएगा? सापेक्ष आर्द्रता बोला जाएगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया सापेक्ष आर्द्रता तक। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है, यहाँ पे आपका दिया गया है नेक्स्ट में, तो यहाँ पे सापेक्ष आर्द्रता की हम लोग बात कर रहे थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है कि हवा के तापमान के बदलने के साथ ही आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है घटती है। अभी आपने क्या देखा था कि निरपेक्ष आर्द्रता किस पे निर्भर करती है, या आर्द्रता किस पे निर्भर करती है? ये हवा के तापमान पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रहा है कि यहाँ पे दे रहा है कि हवा के तापमान के बदलने के साथ ही क्या होती है? आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ाई या घटाई जाती है, तथा सापेक्ष आर्द्रता भी प्रभावित होती है। ठीक, यानी कि तापमान यदि बढ़ रहा है, घट रहा है, तो सापेक्ष आर्द्रता और निरपेक्ष आर्द्रता दोनों घटेगी या बढ़ेगी, यानी इसमें परिवर्तन होगा। यह महासागरों को ऊपर सबसे अधिक और महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम होती है। ध्यान रखिएगा, सापेक्ष आर्द्रता प्रभावित होती है। कौन सबसे ज़्यादा जो है महासागरों के ऊपर होती है? तो सापेक्ष आर्द्रता के बारे में बात कर रहा है कि महासागरों के ऊपर ये सबसे अधिक और महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम होती है। एक निश्चित तापमान पर जलवाष्प से पूरी तरह पूरित हवा को संतृप्त कहा जाता है। संतृप्त यानी कि आपका सेचुरेटेड, आप इंग्लिश में कहते हैं इसे। सपोज कि आपका एक ये कोई नमूना आपने लिया, ठीक, इसमें जल धारण करने की क्षमता यदि मान लीजिए 1 लीटर है, और इसमें आपने 800 ग्राम अभी यहाँ पे जल है, तो ये क्या है? ये असंतृप्त है अभी। जब इसमें इसकी जितनी धारण करने की क्षमता है पूरा का पूरा इसमें हो जाएगा, तो इसे बोला जाएगा सेचुरेटेड। ठीक है, सेचुरेटेड यानी कि संतृप्त। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हवा इस स्थिति में दिए गए तापमान और अधिक आर्द्रता को ग्रहण करने में सक्षम है। समझिएगा कि यदि आपका किसी निश्चित तापमान पर
जलवाष्प से पूरी तरह पूरित हवा को संतृप्त हवा कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि हवा इस स्थिति में आ गई है कि तापमान और अधिक आर्द्रता को ग्रहण करने में ये सक्षम नहीं है। अब जैसे हमने यहाँ पे ही आपको बताया कि 1 लीटर का ये पात्र है, नमूना है हमारे पास। अब 1 लीटर इसकी क्षमता है, तो आप उसमें 1.5 लीटर तो नहीं भर सकते ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि जब संतृप्त हो जाएगी हवा, तब क्या होगा, तापमान न तो इस झेल पाएगी, न तो आर्द्रता झेल पाएगी। ठीक, उसके बाद जो प्रक्रिया होगी क्या होगी, संघनन की होती है। आगे आपको पढ़ने को मिलेगा अभी। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। देखिए, जो पॉइंट आपको यहाँ पे मिले उसको आप कोशिश करिए नोट डाउन करने की। इससे क्या होगा, आपको आसानी से ये सारी चीज़ें दोबारा से पूरा पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा। चलिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। क्योंकि इसके पहले आप लोगों का जो है मोबाइल से मैक्सिमम चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही थी। अब चूँकि पेन टैबलेट यूज करके ये कराया जा रहा था, इससे क्या है कि आपकी जो क्लासेज हैं वो लाइव भी हो जाएंगी, और जैसे और जो क्लासेज हैं वो आपका बोर्ड पे लिख के प्रॉपर उस तरह से भी चल जाएंगे। ठीक है, तो हवा यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे देखिए नीचे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि संतृप्त हो जाती है, उसके बाद तापमान और आर्द्रता ग्रहण नहीं कर पाती है। हवा के दिए गए सैंपल में जिस तापमान पर संतृप्त अवस्था आती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मांक बोलते हैं। ठीक, समझ में आई बात। यहाँ पे ये कह रहा है कि सपोज कि हमने, जैसे ये आपका क्या है, कोई नमूना है, इसमें आपका वाष्प है, इसमें सपोज कि 1 लीटर इसमें आनी है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जिस तापमान पर, जैसे ये आपका मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या हुआ, ये पूरा इसमें 1 लीटर वाष्प भर जाती है, तो इसी टेम्परेचर को क्या बोला जाएगा, उष्मांक बोला जाएगा, इसी तापमान को। ठीक है, कि यानी इस पे जब आएगी तो ये पूरी तरह से संतृप्त हो जाएगी। तो जिस तापमान पर संतृप्तता आती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मांक कहते हैं। ठीक है, इसमें मैं कुछ आपको अलग से नहीं बता रहा, बस जो चीज़ें दी गई उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भैया ऐसे ऐसे ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है नहीं, आप भी समझ सकते हैं खुद से भी। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट दिया है यहाँ पे है कि वाष्पीकरण और संघनन अब पढ़ना है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा वाष्पीकरण और संघनन के कारण क्रमशः घटती बढ़ती रहती है। और उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, निरपेक्ष आर्द्रता हो गया है, निरपेक्ष आपका हो चुका है। ठीक, सापेक्ष आपका हो गया, कोशांक आपने पढ़ लिया। ये सारे पॉइंट आपको आने चाहिए, और इस पे मैं अलग से आपको प्रश्न जब कराऊंगा, या आप वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे वहाँ पे मिल जाएगा, या जो आपका नेट जेआरएफ का बैच है, ठीक, जो लोग पेड कोर्स में हैं, टीजीटी पीजीटी में भी ये हमने कराया है पूरा, इसको अलग से। तापमान बढ़ने पे निरपेक्ष आर्द्रता पर प्रभाव क्या पड़ता है, सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, 100% आपको यहाँ से मिलेगा। वाष्पीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा जल क्या होता है, द्रव से गैसीय अवस्था में बनता है। तो वाष्पीकरण समझ में आया, जल है, वाष्प में आपका बन गया, यानी कि जल क्या है, द्रव अवस्था में है, ये वाष्प अवस्था में बन गया, इसी पूरी क्रिया को क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मुख्य कारण क्या है, ताप है। जिस तापमान पर जल जो है वाष्पीकृत होना शुरू होता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। समझ में आई बात, कि वाष्पीकरण जैसे मान लीजिए कि आपका मेन रीजन क्या है, बिना टेम्परेचर के वाष्पीकरण होगा नहीं, तो मेन रीजन है ताप, वाष्पीकरण के लिए सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट। और जब मान लीजिए ये आपका 25 डिग्री पे वाष्पीकृत होना चालू हुई, तो इसे क्या कहेंगे, ये आपका 25 डिग्री क्या होगी, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होगी, यानी इसमें ये छुपी हुई ऊष्मा होती है। और जैसे ही संघनन होगा, तो संघनन होगा तो चूंकि गर्म है तो वाष्प तो धारण की एनर्जी ली है ना, तो ये गर्माहट अपनी बाहर छोड़ेगी, तो यही एनर्जी क्या है, इसी को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यही जो गुप्त ऊष्मा पहले ली गई है, बाद में संघनन के समय छोड़ दी जाती है वायुमंडल में, और वायुमंडल में जो गर्मी है इसकी वजह से भी होता है।
दिए गए हवा के अंश में जल को अवशोषित करने एवं धारण करने की क्षमता तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। चलिए एक पॉइंट और आपको मिल गया है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ पूरा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए हवा के अंश में जल को अवशोषित करने और उसको धारण करने की क्षमता तापमान बढ़ाने के साथ बढ़ती है। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर यदि आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो हवा है उसमें जलवाष्प धारण करने की क्षमता जो है क्या होगी, बढ़ेगी। वही यहाँ पे कह रहा है। उसी प्रकार यदि आर्द्रता कम है तो हवा में नमी को अवशोषित करने और धारण करने की क्षमता होती है। यदि आर्द्रता कम है यानी कम नम हवा है तो हवा में नमी को और अवशोषित करने की या धारण करने की क्षमता बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, शुष्क हवा है तो क्या करेगी, नमी इसको मिलेगी तो और ज़्यादा ये नम होगी, यानी नमी धारण करने की क्षमता इसकी बढ़ेगी ही। ठीक है, हवा की गति संतृप्त परत को असंतृप्त परत के द्वारा हटा देती है। तो हवा यदि चल रही है तो जो सेचुरेटेड लेयर होगी, ठीक, यानी कि वो इससे ज़्यादा नहीं धारण कर सकती, तो संतृप्त परत को जो गति है ये इसको हटा देगी और यहाँ पे इसकी जगह कौन ले लेगी, जो असंतृप्त होता है। जैसे मान लीजिए आपको पानी की ज़रूरत है और एक यहाँ पे सामने वाला पानी की ज़रूरत इसको नहीं है, यानी ये इसके पानी से क्या है, तृप्त है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, कहेंगे भैया एक काम करो, तुमने जो है पानी पी लिया है तो एक काम करो वहाँ से हटो, हम आ रहे हैं लाइन में। तो वही चीज़ यहाँ पे हवा की गति के द्वारा होता है। इस प्रकार हवा की गति जितनी तीव्र होगी वाष्पीकरण उतना ही तीव्र होगा। नोट डाउन कर लीजिएगा। हवा की गति भी क्या करती है, वाष्पीकरण को प्रभावित करेगी। ठीक, विंड की जो स्पीड है वो मैक्सिमम यदि अधिकतम जितना होगी, इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिया है कि जलवाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। जलवाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन है, यानी जो जलवाष्प है, ठीक, कैसे जल के रूप में, जल के बूंदों में बदलेगी, जब इसमें जो गुप्त उष्मा जब इसको त्याग देगी ये क्या हो जाएगी, जल के रूप में परिवर्तित होगी। और यही जो अपना अर्थ है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, कहेगा आ जाओ भाई हमारे पास अब। ठीक है, तो ये क्या करेगा, वर्षा की बूंदों के रूप में हमें दिखाई देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बारिश। उष्मा का ह्रास ही संघनन का प्रमुख कारण होता है। उष्मा ह्रास यानी जो गुप्त उष्मा है। जब आर्द्र हवा ठंडी होती है तब उसमें जलवाष्प को धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। यही जब जैसे आर्द्र हवा जो है उसमें जलवाष्प धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, तब अतिरिक्त जो जलवाष्प है द्रव में संघनित हो जाता है। जैसे ये आपका एरिया है, इसमें जितना जलवाष्प आना था उतना आ गया, इससे ज़्यादा नहीं आएगी, फिर ये क्या होगी, संघनित होगी। ठीक, और जिस ताप पे ये होगी उसी को देखिए यहाँ पे आपका कह रहा है कि जलवाष्प का जल के रूप में जब बदलना होगा तो उसे संघनन कहा जाएगा। जब यह सीधे ठोस रूप में परिवर्तित हो तो इसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और जब जैसे ये आपका पेड़ पौधे हैं, इनसे जब आपका इनकी पत्तियों से होता है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, और जब आपका जैसे जलाशय है, यहाँ से आपका वाष्पीकरण हो रहा है, इसे कहते हैं वाष्पीकरण स्पेशली। ठीक है, और यहाँ पे दिया है कि जब यह सीधे ठोस रूप में परिवर्तित हो जाए, क्या, जलवाष्प जो है द्रव में संघनित हो जाती है, और जलवाष्प जो है जब ठोस रूप में परिवर्तित हो जाए तब वो ऊर्ध्वपातन होता है। स्वतंत्र हवा में छोटे छोटे कणों के चारों ओर ठंडा होने के कारण संघनन होता है, तब इन छोटे छोटे कणों को क्या बोलते हैं, संघनन केंद्रक कहते हैं। खासकर धूल, धुआं और महासागरों के नमक के कण अच्छे केंद्रक होते हैं, जिसे जनरली आपने क्या वहाँ पे पढ़ा था वायुमंडल वाले में, आर्द्रताग्राही नाभिक
ठीक है, क्योंकि वे क्या करते हैं, पानी को अवशोषित करते हैं। और संघनन उस अवस्था में भी होता है जब आर्द्र हवा कुछ ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आती है। तो संघनन उस समय भी होता है जब आर्द्र हवा ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आती है, या उस समय भी हो सकता है जब तापमान ओसांग के नजदीक हो। ठीक है, इस प्रकार संघनन ठंडा होने की मात्रा और हवा की सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर करता है। संघनन हवा के आयतन, ताप, दाब तथा आर्द्रता से प्रभावित होता है। संघनन तब होता है जब, चलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। संघनन तब होता है जब क्या होता है कि वायु का आयतन नियत हो, तापमान ओसांग तक गिर जाए। ये प्रश्न आपका यूजीसी नेट में पूछा गया है और केवीएस के पर्पज से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आपसे बनाएगा तो यही पूछेगा प्रश्न। जैसे आपका यहाँ पे देखिए दिया गया है, पूछेगा कि संघनन होता है, ठीक, विकल्प में आपका बना देगा एक पहला वाला, वायु का आयतन नियत हो। दूसरा इसमें बना देगा तापमान ओसांग तक गिर जाए। तीसरा आपका यहाँ बना देगा वायु का आयतन तथा तापमान दोनों ही कम हो जाए। वाष्पीकरण द्वारा वायु में और अधिक जलवाष्प प्रविष्ट हो जाए। ठीक, ये सभी आपके सही हैं संघनन के बारे में, ध्यान रखिएगा। आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो। टेम्परेचर का हो, ये आपका ड्यू पॉइंट तक गिर जाए, ओसांग तक गिर जाए। वायु का आयतन और तापमान, जो हवा है उसका वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों क्या हो, कम हो जाए। ठीक है, और वाष्पीकरण इवेपोरेशन के द्वारा जो है वायु में और अधिक जल वाष्प आ जाए तो क्या होगा, संघनन होगा। क्योंकि जब ज़्यादा जल वाष्प आ जाएगा तो जो वायु का गोला है या जो नमूना है ये क्या होगा, संतृप्त हो जाएगा। और जब संतृप्त होगा तो इसे क्या बोलेंगे कि भाई संघनन चालू हो गया। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। आगे यहाँ पे देखिए दिया है कि फिर भी हवा के तापमान में कमी संघनन के लिए सबसे अच्छी अवस्था है। एक पॉइंट ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, सबसे अच्छी अवस्था पूछ लेगा ऐसे ही, संघनन के लिए सबसे अच्छी अवस्था, सबसे अच्छी अवस्था, तो आप क्या बताएंगे। सबसे अच्छी अवस्था ये है कि हवा के तापमान में कमी हो जाए। ठीक, संघनन के बाद वायुमंडल की जलवाष्प या आर्द्रता निम्नलिखित में से एक रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो संघनन के बाद जो वायुमंडल की जलवाष्प या आर्द्रता है निम्न में से कोई एक रूप धारण करेगी। ज़्यादा संघनन हो गया तो बादल बन जाएगा, नहीं तो ओस आपका है, कोहरा है, तुषार है, बादल है। तो यही चार रूप हैं। तो पूछा जाएगा संघनन के बाद जो जल वाष्प है किन रूपों में परिवर्तित होती है, तो आप बताएंगे ओस है, कोहरा है, तुषार है और बादल है। स्थिति एवं तापमान के आधार पर संघनन के प्रकारों को वर्गीकृत किया जा सकता है। संघनन तब होता है जब ओसांक जमाव बिंदु से नीचे होता है, ध्यान रखिएगा, ओसांक जमाव बिंदु से नीचे हो, तथा तब भी संभव है जब ओसांक जमाव बिंदु के ऊपर हो। यानी ओसांक जो है जब जमाव पॉइंट से, जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है, इससे ऊपर हो या नीचे हो, तब भी आपका ये संघनन होता है। वही आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए ओस के बारे में पढ़ लीजिए। तो ओस में दिया है कि जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रों पर संग्रहित न होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास, पौधे की पत्तियों और ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जमा होती है, तो इसे ओस के नाम से जाना जाता है। इसके बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्थाएं क्या हैं, साफ आकाश होना चाहिए, शांत हवा होनी चाहिए, उच्च सापेक्ष आर्द्रता होनी चाहिए, ठंडी एवं लंबी रातें होनी चाहिए। ओस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यही पूछा जाएगा। तो जनरली ओस, यदि आप गांव में रहते होंगे तो शीत ऋतु में आपने देखा होगा कि जो आपके छप्पर वगैरह होते हैं, ठीक, इसके ऊपर आसानी से दिख जाता है।
या आप आलू की खेती किए होंगे तो वहाँ पे आलू के खेतों में आप जाएंगे तो ये आपका ओस दिख जाएगा। ओस के ये आपको कब जाना है? सूर्योदय से पहले। सूर्योदय होगा तो ओस बेचारा जो है खत्म हो जाएगा उसकी कहानी। ओस के बनने के लिए आवश्यक है कि ओसांक जो है जमाव बिंदु से ऊपर हो, ये ध्यान रखिएगा। संघनन के लिए ये जरूरी नहीं कि ओसांक जमाव बिंदु से ऊपर हो या नीचे हो, उससे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ओस के लिए ये जरूरी है कि ओसांक जो है जमाव बिंदु से, जो मेल्टिंग पॉइंट है, उससे ऊपर हो। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे आपका तुषार। ओस आपने देख लिया, अब तुषार पढ़िए। तुषार जो है ये ठंडी सतहों पर बनता है जब संघनन तापमान के जमाव बिंदु से, जमाव बिंदु यानी कि 0 डिग्री आपका वही होता है, 0 डिग्री पे आपका जम जाता है, तो जमाव आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। सॉरी, ये जमाव बिंदु को मैंने मेल्टिंग, मेल्टिंग आपका होगा जिस पे पिघले, तो आपका ये 100 डिग्री या इसके आसपास होता है, और जमाव बिंदु का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि जो आपका जैसे 0 डिग्री है जहाँ पे वो जम जाए। तो कह रहा है कि संघनन तापमान के जमाव बिंदु से नीचे चले जाने पर होता है तुषार। तुषार ठंडी जगहों पे होता है जब क्या हो, संघनन तापमान के जमाव बिंदु से नीचे चला जाए, अर्थात ओसांक जो है जमाव बिंदु पर या उसके नीचे होता है। यानी जो आपका ओसांक होता है ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट पर होता है या उसके नीचे होगा। अतिरिक्त नमी पानी की बूंदों के बजाय छोटे छोटे बर्फ के रहों के रूप में जमा हो जाती है। उजले तुषार के बनने की सबसे उपयुक्त अवस्थाएं हैं ओस के बनने की अवस्थाओं के समान ही। ओस में क्या क्या इनके बनने की अवस्थाएं? साफ आसमान हो, ठीक, ये सारी चीजें ऊपर आपने देखा है। केवल हवा का तापमान जमाव बिंदु पर या उससे नीचे होना चाहिए तुषार के लिए। आगे देखिए, ये 2022-23 की एनसीईआरटी है। अब यहाँ पे आपका हम लोग देख लेते हैं कोहरा और कुहासा, और बादल को हम लोग अगले दिन क्लियर करेंगे। कोहरा कुहासा क्या होता है कि जब बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प से भरी वायु संगति अचानक नीचे की ओर गिरती है तब छोटे छोटे धूल के कणों के ऊपर ही संघनन की प्रक्रिया होती है। इसलिए कोहरा एक बादल है जिसका आधार सतह या सतह के बहुत नजदीक होता है। कोहरा तथा कुहासा के कारण दृश्यता क्या होती है? कम से शून्य तक भी हो जाती है। नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों में धुओं की अधिकता के कारण केंद्रकों की मात्रा की भी यहाँ पे अधिकता हो जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि कोहरे और कुहासे बनने में ये और मदद देती हैं। ऐसी स्थिति को जिसमें कोहरा धुआं सम्मिलित हो उसे धूम्र कोहरा कहते हैं। ठीक, धुआं भी हो, यानी कि आपका ये स्मॉग जो है, कुहासे और कोहरे में केवल इतना अंतर होता है, ये ध्यान रखेगा कि कुहासे में कोहरे की अपेक्षा नमी अधिक होती है। कुहासे में क्या होगी? कोहरे की अपेक्षा नमी ज़्यादा होगी। कुहासा पहाड़ों पर अधिक पाया जाता है क्योंकि ऊपर उठती हुई गर्म हवा जो है ढाल पर ठंडी सतह के संपर्क में आती है, और कोहरे जो है ये कुहासे की अपेक्षा अधिक शुष्क होते हैं। ध्यान रखिएगा, कुहासा क्या है, कोहरे में इतना अंतर होता है कि कुहासा जो है कोहरे से ज़्यादा नम होता है। वही उल्टा यहाँ पे लिखा है, देखिए कि कोहरा जो है कुहासे से अधिक शुष्क होता है। जहाँ गर्म हवा की धारा जो है ठंडी हवा के संपर्क में आती है वहाँ ये प्रबल होते हैं। ठीक है, वहाँ क्या होगा? प्रबल होते हैं। और कोहरे छोटे बादल होते हैं, बादल का ही एक रूप है, तो कोहरे को छोटा बादल कहेंगे, जिसमें क्या होगा? धूल कण, धुएं के कण, नमक के कण, ये सभी होते हैं, और ये केंद्रक के चारों ओर संघनन की प्रक्रिया भी इसमें होती है। ठीक, तो अगले दिन हम लोग क्या करेंगे? बादल के बारे में जानेंगे, और बादल से रिलेटेड जो प्रश्न इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। तो बादल का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? ये आपके लिए है। बादल कितने प्रकार का होता है? ठीक, सर्वाधिक वर्षा करने वाले बादल कौन से हैं? ये सारी चीजें हमने कराया भी आप लोगों को। जो लोग यहाँ पे आपका प्लेलिस्ट में वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो ये सारी चीजें हुई हैं वहाँ पे। तो आज का जो ये लेक्चर है इतना ही रहेगा। ठीक है, उम्मीद है ये पूरा आपको समझ में आया होगा। आज थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड चीज़ें लग रही होंगी, तो यदि आपको ये लग रहा होगा कि आज का जो लेक्चर है ये पिछले लेक्चर से ज़्यादा अच्छा, अच्छा का मतलब यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि जो आपका
वीडियो है, ठीक, इसमें क्वालिटी वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ। तो यदि आपका ये क्वालिटी ज़्यादा बेटर लगेगी तो आगे क्लासेज आपकी इसी तरह से होंगी। यदि आपको जो पिछला वीडियो बनाए गए हैं उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी तो उसके अकॉर्डिंग वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। तो ये सुझाव आप लोगों से आमंत्रित है, तो कोशिश करके आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं जो पिछले लेक्चर्स हुए हैं उसकी वीडियो की क्वालिटी और जो सारी चीज़ें हैं वो कैसी लगी, और आज का जो है ये कैसा लगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।